दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, है ना। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखा था यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ इंटरप्शन आ गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को क्या कर दिया था, बीच में क्लोज कर दिया था। तो देखते हैं यहाँ पे, है ना, प्रश्न क्रमांक 3, है ना। शासन की ओर से संविदा या करार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपन देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे संविदा, करार और समझौता करते समय निम्न निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे किसी अधिकारी को शासन की ओर से संविदा या करार तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे यह अधिकार प्राप्त ना हो, ना। जब तक कि उसे अधिकार प्राप्त हो तब तक संविदा या करार नहीं करना। सबसे पहले बात तो ये, है ना। तो संविदा या करार करने के लिए यहाँ पे उसको पावर रहनी चाहिए, है ना। जैसे 10 लाख तक पावर किसका रहता है, यहाँ पे ई का रहता है ना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रहता है। यहाँ पे वो 10 लाख तक की संविदा करार करा सकता है ना, या फिर टेंडर करवा सकता है ना। संविदा या करार मतलब एक पर टेंडर ही है भैया यहाँ पे, ना। तो संविदा करार की शर्तों संक्षिप्त और निश्चित होनी चाहिए, जिसके बाद में शर्तों का परिवर्तन न किया जाए। मतलब शर्तें यहाँ पे निश्चित रहनी चाहिए, बाद में ऐसा नहीं कि बार बार शर्तों क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ तक संभव हो करार से पूर्व यहाँ पे शर्तों तय करें तो कानूनी और वित्तीय सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पे निर्धारित प्रपत्रों का उपयोग करना चाहिए आपको, है ना। और यहाँ पे करार हेतु तय किए गई शर्तों में सामान्य परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं करना चाहिए। जो भी शर्तें आप जैसे चेंज कर भी रहे हैं तो आपको, है ना, सक्षम अधिकारी क्या कर लेनी चाहिए, स्वीकृति लेनी चाहिए, ना। ऐसी सुविधा जिसमें शर्तें अनिश्चित या अपूर्ण हो, बिना वित्त विभाग सहमति के नहीं होनी चाहिए, ना। ये हो गया यहाँ पे। उचित प्रकार से ही निविदा आमंत्रित कर ठेका दिया जाना चाहिए, ना। तो उचित प्रकार, है ना, आपको एक यथोचित नियम का पालन करना आवश्यक है यहाँ पे। जब भी आप निविदा आमंत्रित कर रहे हैं तो, है ना, सबसे कम राशि वाली निविदा को ही आपको स्वीकृत करना चाहिए, जिसका यहाँ पे जिसमें इसमें L1, L2 और L3 चलता है, ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो L1 वाला है, इसकी सबसे कम राशि इसने डाला है यहाँ पे, तो इसको अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्वीकृत कर लेंगे, है ना। निविदा को स्वीकृत करते समय निविदा करते वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही मतलब रसूखदार है या बहुत कम है, तो मतलब वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस संबंध में भी क्या करनी चाहिए, परिचर्चा यहाँ पे करनी चाहिए, है ना। जिन मामलों में लिखित करार नहीं किया गया हो उस मामले में वस्तु प्रदाय आदेश तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कम से कम मूल्य के बारे में लिखित में न ले लिया जाए, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना व्यापारिक, है ना, तथा लाभदायक हो वहाँ संविदा केवल खुली निविदाओं के माध्यम से की जानी चाहिए, है ना। जहाँ आवश्यक हो, है ना, वहाँ खुली निविदा मतलब बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पे, ना। ये क्या होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होता है तो ये करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ करार 5 वर्ष से अधिक चलने वाला हो वहाँ शर्तों में यह अवश्य लिख लेना चाहिए कि शासन बिना किसी शर्त के 6 माह के नोटिस पर ठेका समाप्त कर सकती है, ना। 5 वर्ष से अधिक, मान लीजिए कोई, है ना, रोड का काम है यहाँ पे, वो 5 वर्ष से अधिक चलने वाला है यहाँ पे, है ना। तो उसको, है ना, ये, है ना, ऐसा मतलब शासन को रखना चाहिए कि वो 6 माह का नोटिस देकर भी क्या करती है, ठेका क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। यदि ठेकेदार नज़दीकी रिश्तेदारों को, है ना, मतलब फ़ायदा पहुँचा रहा है यहाँ पे, यदि ठेकेदार के नज़दीकी रिश्तेदारों को यहाँ पे क्या कर रहा है, शासन फ़ायदा पहुँचा रहा है यहाँ पे, या फिर कोई शासकीय सेवा के कर्मचारी फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यह यथोचित नहीं होगा यहाँ पे। यदि दे भी रहे हैं टेंडर यहाँ पे किसी परिचित को, चिर परिचित को, तो इस संबंध में एक शपथ पत्र लेना आवश्यक है ना। 10वां क्या पर यहाँ पे ठेकेदार को दी जाने वाली शासकीय संपत्ति का सुरक्षा प्रावधान करार में होना चाहिए, ना। मतलब यहाँ पे जो भी ठेकेदार को दी जाने वाली शासकीय संपत्ति, जो भी हम शासकीय संपत्ति दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी सुरक्षा करार कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ठेकेदार को कुछ अपने यहाँ पे शासकीय चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं उसको, है ना, निर्माण काम के लिए, तो उसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमको ले लेनी चाहिए। यहाँ पे 1 लाख से अधिक के अनुबंधों की प्रति यहाँ पे महालेखाकार को अनिवार्य रूप से भेज जानी चाहिए, है ना। तो 1 लाख से जो भी यहाँ पे निविदा या अनुबंध हो रहे हैं उसकी एक कॉपी महालेखाकार को जाएगी ही जाएगी, है ना। तो ये हो गया अपने यहाँ पे। चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, ना। वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए, कौन कौन निर्देश है भाई यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति का पालन करना चाहिए, है ना। तो वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, निर्धारित प्रक्रिया का पालन, है ना। तो वित्तीय स्वीकृति जारी करते समय यहाँ पे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। यहाँ पे वित्तीय स्वीकृति आदेश, है ना, की सूचना महालेखाकार को, ना, जो भी वित्तीय स्वीकृति आदेश आपको मिला है, जैसे कार्यालय में वित्तीय स्वीकृति आदेश मिलता है, इसकी सूचना महालेखाकार को भेजनी ही है भाई, है ना। ठीक है, ये हो गया। राशि अंकों तो शब्दों में लिखनी जानी चाहिए, ना। राशि अंकों और शब्दों में दोनों में लिखी जानी चाहिए। जो भी राशि यहाँ पे अंकों शब्दों, क्योंकि आप अंकों में गड़बड़ी कर सकते हैं, ताकि ये जालसाजी मत हो, इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, है ना। ये हो गया यहाँ पे। राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, ना। ऐसे समस्त आदेश जिसमें व्यय की स्वीकृति अथवा नियुक्ति का आदेश प्रदान किया गया हो उसमें
प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए ना, उसमें प्राधिकृत अधिकारी क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, है ना। प्राधिकृत अधिकारी क्या होना चाहिए, उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हस्ताक्षर सही से किए जाने चाहिए या साइक्लो स्टाइल साइन मान्य होगा, नहीं होंगे ना, साइक्लो स्टाइल साइन मान्य नहीं होंगे, सिर्फ सही, है ना, मतलब बॉल पॉइंट पेन से ही करना चाहिए यहाँ पे, सही से, है ना। स्वीकृति का कारण, है ना, क्यों स्वीकृति दिया गया तो कारण बताना अनिवार्य है। यहाँ पे बजट की जानकारी, है ना, जारी किए जाने वाले प्रत्येक स्वीकृति आदेश में बजट की जानकारी होनी चाहिए ना, बजट की जानकारी होना अनिवार्य है, बजट की जानकारी होनी चाहिए। यदि राशि पुनर्विनियोजित से उपलब्ध कराई जा रही है तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। स्वीकृति के दिनांक का प्रभाव, है ना, जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश में उस आदेश का प्रभावी होने के दिनांक का उल्लेख होना चाहिए, कब से प्रभावी हुआ, तो डेट डालना है भाई यहाँ पे, है ना, डेट डालना है यहाँ पे DDMMYY, है ना, तो ये डेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भूतलक्षी स्वीकृति, है ना, असाधारण परिस्थिति छोड़कर वह स्वीकृति संबंधी आदेश भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किए जाने चाहिए, है ना, भूतलक्षी प्रभाव जो होता है उससे यह आदेश जारी नहीं किए जाने चाहिए। यदि इसके लिए शासन के किसी विशिष्ट आदेश की आवश्यकता हो तो ले लेना चाहिए ना, जो भी, है ना, मतलब विदेश, मान लीजिए कोई किसी काम के लिए विशिष्ट आदेश की आवश्यकता हो तो ले लो भाई यहाँ पे, ताकि जालसाजी मत हो, है ना। व्ययगत स्वीकृति, यहाँ पे व्ययगत स्वीकृति मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, किसी नए व्यय की स्वीकृति जिस पर 1 वर्ष तक कोई अमल नहीं हुआ हो तो उसे, है ना, नवीनीकृत भी नहीं किया गया हो तो उसे समाप्त समझना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी स्वीकृति आदेश मिला है उसको में 1 साल तक अमल नहीं हुआ भैया, यहाँ पे 1 साल तक अमल नहीं हुआ यहाँ पे, और नवीनीकरण भी नहीं हुआ तो उसको समाप्त समझना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए, है ना। तो व्ययगत स्वीकृति यहाँ पे 8वां पॉइंट, है ना। तो ये सब अपने को 64 से 70 मिलेंगे यहाँ पे, वित्तीय संहिता नियम 64-70 में अपने को ये सब मिलेंगे, है ना। पांचवा क्या बोल रहा है यहाँ पे, पांचवा बोल रहा है यहाँ पे, विभागीय अधिकारी के हानि गबन आदि का पता चलने पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसका अपलेखन विधि का भी वर्णन कीजिए ना। मान लीजिए कोई शासकीय कर्मचारी यहाँ पे शासकीय पैसा का लेन देन करता है और वो शासकीय पैसा गबन कर देता है तो उसके लिए क्या क्या, है ना, प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके संबंध में अपने को यहाँ पे परिचर्चा करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे कि शासकीय सेवक जो रहते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे खुद को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे शासकीय पैसे क्या कर देते हैं, गबन कर देते हैं, तो उसके संबंध में शासन द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उस संबंध में परिचर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक शब्द है यहाँ पे अपलेखन, है ना, तो अपलेखन का अर्थ है क्या होता है ना, तो ये अपलेखन का अर्थ ये होता है कि किसी देनदार या देनदारियों को बट्टे खाते में डालना, है ना, मतलब यहाँ पे जो भी देनदारियाँ बची हुई है उसको बट्टे खाते में डालना, यानी उन्हें लिखना बंद कर देना, है ना, खासकर जब वसूल न किया जा सके। मान लीजिए किसी शासकीय कर्मचारी ने यहाँ क्या किया है, मान लीजिए किसी शासकीय कर्मचारी ने क्या किया, यहाँ पे गबन कर दिया और मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसे क्या करेंगे, जितनी देनदारी बची शासकीय कर्मचारी की गबन करके किसी क्या हो गया, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद उसको, है ना, उसका क्या क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे, अपलेखन कर दिया जाएगा। मतलब अपलेखन मतलब क्या कर दिया जाएगा, उसकी देनदारी जो भी बची यहाँ पे या देनदारियों को, है ना, देनदारियों को बट्टे खाते में डाल देंगे, ना, बट्टे खाते में डाल देंगे। तो बट्टे खाते में डालने से क्या होता है यहाँ पे, मतलब बट्टे खाते डालना मतलब उसको संबंधित को लिखना बंद कर देना, मतलब, है ना, संबंधित के जो भी प्रकरण उसको लिखना बंद कर देना यहाँ पे, हाँ, क्योंकि इसकी वसूली क्या हो जा सकती है यहाँ पे, वसूली हो ही नहीं सकती भाई यहाँ पे, ना, वसूली हो सकती है कि इसकी नहीं हो सकती। तो ये अपलेखन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखते हैं यहाँ पे हानि या गबन के बारे में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 22 से 27 में बताया गया है ना, 22-27 में बताया गया है। नीचे बताया गया अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के लोकधन की हानि, विभागीय राजस्व आय की हानि, स्टाम्प, अफीम, भंडार संपत्ति आदि जो शासकीय नियंत्रण में है की हानि होने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को अपने विभागाध्यक्ष या महालेखाकार को सूचित करना चाहिए। जो भी गबन हो रहा है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे विभागाध्यक्ष, यहाँ पे जो आप कार्यालय प्रमुख उनको बताइए आप यहाँ, या फिर क्या किसको बताइए यहाँ पे, महालेखाकार को बताइए, है ना। यह शासकीय धन की हानि वसूल कर ली गई हो तब भी इसकी सूचना विभागाध्यक्ष या महालेखाकार भेजना चाहिए। मान लीजिए आप वसूल कर ली हो, है ना, तब भी इसकी विभागाध्यक्ष या महालेखाकार को सूचना भेज जानी चाहिए। यहाँ पे इस संबंध में विस्तृत जांच की जानी चाहिए तथा इसका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। इस प्रतिवेदन में हानि का प्रकार, नियम, है ना, आदि का संदर्भ, जिसकी अवहेलना से हानि हुई है, वसूली की संभावना आदि का विवरण होना चाहिए। यदि कोई अनियमितता महालेखाकार द्वारा प्रकाश में लाई गई तो उसकी सूचना प्रकाशिकी विभाग को भेजी जाए, उसकी सूचना यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे महालेखाकार द्वारा यहाँ पे कोई भी अनियमितता प्रकाश में लाई गई हो तो इसकी सूचना प्रशासकीय विभाग को भेजी जानी चाहिए, है ना। ये हो गया यहाँ पे। अपवाद क्या है, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 22 के अनुसार यदि हानि ₹2000 से अधिक का न हो तो विशिष्ट प्रकरण को छोड़कर इसकी सूचना महालेखाकार को भेजने आवश्यक नहीं है, है ना। हानि 2000 रुपये से अधिक का न हो तो विशिष्ट प्रकरण छोड़कर इसकी सूचना महालेखाकार को भेजना आवश्यक नहीं है, है ना। हानि का अपलेखन, यहाँ पे अपलेखन मतलब वही होता है कि हानि का अपलेखन के बारे में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 54 में बताया गया है ना। किसमें 54 में बताया गया है, किसी व्यक्ति की लापरवाही व अन्य कारणों से शासकीय राशि भंडार हानि का अपलेखन शासन के आदेश के अंतर्गत हो सकता है ना। यदि हानि शासकीय कर्मचारी हुई है तो शासन संबंधित कर्मचारी से हानि आंशिक या पूर्ण वसूली पश्चात इसे क्या कर देता है, यहाँ पे अपलेखन कर देता है ना, मतलब खाता को बंद करना। जब शासकीय धन की हानि किसी वसूली योग्य न हो तो भंडार अथवा लोक धन के मूल्य की हानि को शासन अंतिम रूप से बट्टे खाते में डाल सकता है ना, मतलब ये तो मिल ही नहीं सकता अब, है ना।
छूट खाते में डाल सकता है इसको यहाँ पे, क्योंकि उसको छूट दे दी, क्योंकि शासकीय कर्मचारी से वसूली नहीं हो पाई क्योंकि वो एक्सपायर हो गए या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये सब नहीं कर सकते हैं ना। हानि की वसूली यहाँ पे प्रत्यक्ष वसूली कर सकते हैं आप, सीधा नगद वसूली यहाँ पे लेके कोषागार जमा कर सकते हैं यहाँ पे। अप्रत्यक्ष वसूली यहाँ पे मतलब वेतन विधि रोक कर या फिर उसको पदोन्नति उसमें रोक लगा कर, है ना। अन्य शासन का कर्मचारी, है ना, जब हानि ऐसे कर्मचारी देखिए जो किसी अन्य शासन का कर्मचारी है तो उसका वहन उस सरकार द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए एमपी कोई यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है, उसको प्रतिनियुक्ति में लाया गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे वसूली एमपी गवर्नमेंट की जाएगी, है ना। ये सब प्रावधान है यहाँ पे। तो टिप्पणी अपन यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। वीडियो में आपको बने रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।